अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नए ब्लॉग के साथ दोबारा हाजिर हूँ और आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो इसलिए क्योंकि मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और इसको पूरा करने में आप लोगों ने मेरी मदद की है। इसलिए मैंने सोचा कि आज का दिन आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखाता हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डूइंग बिजनेस इन साउथ फ्लोरिडा। पिछले 6 साल 7 साल से कर रहा हूँ, तो जो सीखा है, जो पता चला है, तो आपको बताऊंगा। उसके साथ आपने मुझे ये भी बताना है कि आपको ये नए ब्लॉग का तरीका कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा लाजमी। तो ना चाहते हुए भी मुझ पे एक फूड ब्लॉगर का टैग लग चुका है। मैं एक रेगुलर ब्लॉगर बनना चाह रहा था, लेकिन मुझ पे फूड ब्लॉगर का टैग लग चुका है, which is fine, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। शुरू करते हैं फ्लोरिडा की प्रोज से कि प्रोज क्या है अगर आप फ्लोरिडा में रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उसको रखेंगे हम शॉर्ट, जितना शॉर्ट रख सकते हैं ताकि मेन पॉइंट्स हैं वो आप तक पहुंचाए जाए। नंबर 1 मेरे ख्याल से फ्लोरिडा का वेदर थ्रू आउट द ईयर वार्म रहता है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर कंसिस्टेंसी सेम रहती है। यहाँ पे कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें आपकी सेल ज्यादा और कम होती है, जो कि छुट्टियों के वीक्स होते हैं और स्नो बर्ड्स के आने जाने के वीक्स होते हैं, लेकिन वो बहुत प्रिडिक्टेबल है। वो आपको पहले से पता होता है कि वो कब आने हैं, कब उन्होंने जाना है। दूसरा, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको फुट ट्रैफिक बहुत मिलती है। अगर आप किसी बीच की साइड पर आप बोलते हो, वहाँ पर आपको टूरिस्ट नजर आते हैं, नए चेहरे नजर आते हैं, डाइवर्सिटी नजर आती है। तो आप यहाँ पे किसी भी किस्म का फूड बिजनेस यहाँ पे खोल सकते हो, किसी भी किस्म की खाने आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। और यहाँ पर लोग बहुत ही ओपन है किसी भी किस्म के रेस्टोरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। लोग डिफरेंट चेंजेस चाहते हैं और हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे। उसी तरह फिर हर किस्म के लोग हर किस्म के खाने भी खाना पसंद करते हैं। गवर्नमेंट आपको गाइड करती है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे शुरू कर सकते हो। यहाँ के लोग, लोकल कम्युनिटी जो है, वो लोकल बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई और बिजनेस भी खोलना है, रेस्टोरेंट नहीं खोलना, कोई और बिजनेस खोलना है, तो आपको हो सकता है उसमें काफ़ी सपोर्ट मिले, लेकिन आपको कम्युनिटी के साथ वैसे ही, आपको कम्युनिटी में अंदर रहना पड़ता है, आपको उनके साथ वैसे ही हेल्प करनी पड़ती है। फ्लोरिडा जो है वो आउटडोर ज़्यादा है, तो आपको आउटडोर जो इनके इवेंट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर आपको हिस्सा भी लेना होता है। और मेरा ख्याल है कि मेरे पूरे करियर में फ्लोरिडा जो है वो सबसे बेस्ट स्टेट रहा है। जहाँ पे मैंने काम किया है, जहाँ पे मैंने बिजनेस किया है, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा फ्लोरिडा में आया है। जहाँ पे फ्लोरिडा में फायदे बहुत सारे बिजनेस करने के, वहाँ पे नुकसान भी बहुत से हैं। जहाँ पे मैंने सीजनल फ्लक्चुएलिटी की बात की फायदों में, वहाँ पे उसका नुकसान भी है। अगर आप मिसाल के तौर पे बीचेस से थोड़ा सा दूर हैं, तो आपका बिजनेस इक्वली रह सकता है, लेकिन अगर आप बीच पर हैं और आपका बिजनेस सिर्फ बीच की रश के साथ, जो फुट ट्रैफिक है उसके साथ चलता है, उसमें आपको नुकसान इस चीज का भी है, सीजन के साथ आपके बिजनेस में फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है। आपके पास लोग उसी हिसाब से आएंगे जिस हिसाब से टूरिस्ट आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पे इसका फायदा है, वहाँ पे उसका नुकसान भी है। नंबर दूसरे पे मेरे ख्याल में ये आता है कि यहाँ पे बिजनेसेस को इन जनरल ज्यादा नुकसान देता है, वो है हरिकेन सीजन। जो हरिकेन सीजन यहाँ पे शुरू होता है, तो वो 6 महीने 7 महीने रहता है। जब भी हरिकेन की अफवाह भी अगर आ जाए, अफवाह होती नहीं है, यूजुअली बड़ा कैलकुलेटेड होता है सारा सिस्टम, लेकिन अगर बात भी फैल जाए कि यहाँ पर हरिकेन आने वाला है, तो कुछ बिजनेसेस को बहुत फायदा होता है, जिनमें से ये ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, गैस स्टेशन हो गए, इनको फायदा होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी बिजनेसेस है उनका नुकसान भी होता है, क्योंकि हरिकेन के सीजन में यहाँ पे बहुत तबाही भी होती है। आप हर साल न्यूज में देख लो उठा के, एक आध जो है वो हरिकेन यहाँ पे आते ही आता है। बहुत शाज़ो नादिर अगर नहीं आया तो वो एक आध साल ही नहीं आया होगा। तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि बिजनेस को काफी फर्क पड़ता है। नंबर 3 पे मेरे ख्याल से यहाँ पे पेस्ट इन्फेस्टेशन है, उसके लिए आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं, तो आपको बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 6-7 सालों में मुझे इस चीज का मसला नहीं आया, लेकिन रोज यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे पेस्ट इन्फेस्टेशन हो जाती है। हम लोगों के पास यहाँ पर कंपनीज हैं, वो वीकली आती हैं और वो अपने स्प्रे वगैरह करते हैं, सारा कुछ चेक करते हैं हर हफ्ते।
और उसके बाद वो जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने पेस्ट कंट्रोल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव रहो। यहाँ पर पेस्ट इन्फेस्टेशन की बात आ गई तो वहाँ पर एक और बात भी आती है कि इसी वजह से यहाँ पे फ्लोरिडा में हेल्थ डिपार्टमेंट की रेगुलेशन है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं तो आपको उसके लिए ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है बाकी स्टेट्स के मुकाबले में, जो कि अच्छी बात है। इसके बावजूद काफी रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर सालाना में काफी हद तक बंद होते हैं अपनी रिसर्च करके खाना खाना। कुछ रेस्टोरेंट है जिनका नाम मैं लेना चाहता हूँ लेकिन मैं ले नहीं सकता यहाँ पर, सॉरी। नंबर 4 पे मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है लेबर शॉर्टेज, जो कि दुनिया में हर जगह पर हो रही है लेकिन फ्लोरिडा में कुछ ज्यादा ही सुस्त लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, सोशल मीडिया की तरफ से ही पैसे कमाना चाहते हैं। हर जगह पे मसला है लेकिन फ्लोरिडा में कुछ ज्यादा ही है क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा है और हर बंदा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही फोकस करता है, उसके अलावा दूसरी जगह फोकस नहीं करता। तो लेबर शॉर्टेज इज ऑन नंबर 4। फ्लोरिडा में सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल से ये भी है कि अगर आप यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पर आप रहना चाहते हैं तो रियल एस्टेट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो अमेरिका का मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा महंगा इलाका इस टाइम फ्लोरिडा ही है। जहाँ पर घर महंगे हैं वहां पर रेंट की कीमतें भी इतनी ज्यादा हैं कि बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो डिफरेंट स्टेट्स में मूव हो रहे हैं। और ये हुआ है पिछले कोविड के टाइम में। कोविड के टाइम में लोगों ने यहाँ का रुख कर दिया था, स्पेशली न्यूयॉर्क वगैरह है जहाँ पे रश ज्यादा थी, डेंस इलाके थे, वहां से लोग यहाँ पर मूव हुए, इसकी वजह से यहाँ पर कीमतें ऊपर चली गई। उनके हिसाब से वो अफोर्ड कर सकते थे लेकिन यहाँ के हिसाब से वो अफोर्ड नहीं हो सकता। ये एक और टॉपिक है जिस पे बाद में बात की जा सकती है। अगर आपको इस बारे में बात करनी है तो वो आप नीचे कमेंट में डाल दें, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में भी। अब हो गया फ्लोरिडा डेंस इलाका। अब डेंस इलाके में लोग ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा होंगे तो बिजनेस ज्यादा होंगे, बिजनेस ज्यादा होंगे तो कंपटीशन ज्यादा होगा, तो आपको मार्केटिंग पर पैसे ज्यादा लगाने होंगे यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, क्योंकि आपके पास कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको किसी तरीके प्रोडक्ट के सामने आना तो पड़ेगा। तो ये तो वो लिस्ट हो गई जो कि सबको पता है, जो आपको कहीं में मिलेगी नहीं। बताते हैं हम आपको, जिसका मुझे इंतजार था वो भी आ गए। जिनका मैं कर रहा था इंतजार वो यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं। अगर आपको बाहर नजर आ रहा हो तो आ गए हैं। बात करते हैं उस कौन की जिसके बारे में कोई नहीं बोलता। जहाँ पे लेबर की यहाँ पर कमी आती है वहां पर काम करने वालों की भी कमी आती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे रेस्टोरेंट में कोई एसी खराब हो जाता है और मैं किसी कंपनी को कॉल करके बुलाता हूँ, पहले तो वो आते नहीं है, आपको स्केड्यूल दे देते हैं और उस स्केड्यूल पर पहुंचते नहीं है। मैं यहाँ पे छोटी कंपनी की बात भी कर रहा हूँ और बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे अगर वो आ जाते हैं तो उनके एम्प्लॉइज को वो चीज रिपेयर करना आती नहीं है। जहाँ पे आपको सर्टिफाइड टेक्नीशियन चाहिए होता है वहाँ पे वो सर्टिफाइड होते ही नहीं है, जिसकी वजह से आपका टाइम और आपका पैसा जाया हो। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं मेरे पास जिसमें हमारे एसी खराब हुए और वो आए और वो ठीक कर नहीं पाए और हमें कहा कि नया यूनिट ले लो, और उसमें छोटे छोटे लीक बाद में हमने खुद ही डिटेक्ट किए और फिर बुला के दोबारा उनको कहा भाईजान ये लीक है, यहाँ पे है, मार्क किए हुए, इसको बंद कर दो भाईजान, बाकी हम देख लेंगे, गैस डाल दो इसमें। इवन के वो अगर वो कर भी देते हैं तो फिर भी आपको एक लंबा चौड़ा बिल देते हैं अगर आपने खुद भी डायग्नोसिस की हुई है, क्योंकि वो आपकी डायग्नोसिस को मानते नहीं है अगर आप जितने भी समझदार है। अगर तो कोई आपको कंपनी ऐसी मिल गई है जो टाइम पर आ गए हैं, जो कैजुअल दिया है उस कैजुअल पे वो पहुंच गए हैं, उसके आने के बाद वो अपनी डायग्नोसिस करते हैं, रिपेयर भी कर देते हैं। तो बहुत सारे इंस्टेंसेस में ऐसा होता है कि आपको वो बताते एक चीज है और चार्ज आपको 8 डिफरेंट और चीजों के लिए करते हैं। और हमारे वॉक इन फ्रीजर का फैन काम नहीं कर रहा था, मुझे टेक्निकल टर्म्स नहीं पता कि उसको क्या कहा जाता है। एक बड़ी ही नामवर कंपनी को हमने यहाँ पे कॉल की, उनको बुलाया कि भैया आओ हमारा फैन काम नहीं कर रहा, आगे जरा देखो कि चक्कर। अब जब भाई साहब आए हैं, जो फैन काम नहीं कर रहा था वो कभी कभी ऑन हो जा रहा था और वो फिर बंद हो रहा था, फिर उसके बाद वो कम्प्लीटली बंद हो गया। अगर आपको अकल होगी, थोड़ी सी समझ होगी, तो आप दो इकट्ठा करके 4 ही बनाएंगे और बोलेंगे कि यार कहीं पे शॉर्टेज है, कहीं पे तार टच हो रही है और फिर बंद हो रहा है।
अब इन भाई साहब ने मुझे $3000 की कोड बना के दे दिया कि इस पे लगेंगे $3000, ये स्पेशल मोटर है, इसको ऑर्डर करेंगे हम और इसको आने में लगेंगे 2 हफ्ते, और ऐसा है और वैसा है। और अब वो गया है, मैंने अपने टूल्स उठाए हैं, अपने टूल्स के साथ उसको खोल के देखा है, तो वहां पर अनप्लग थी, उसको मैंने प्लग करके टेप लगा दिया, वाइब्रेशन से दोबारा ना खुले। वो दिन है, आज का दिन है, मुझे फ्रीजर में फैन का मसला नहीं आया। स्कैमर्स भी यहाँ पर उसी हिसाब से आपके पूरे कंप्रेसर चेंज कर देते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि आपको तो एक छोटे से कैपेसिटर का मसला था जो कि $5 का मिल जाता है आपको। और ये मैं वाकई में हकीकत बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एसी में भी हमारे साथ ऐसा हुआ है। अब आते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी रिपेयर करवानी है, ऑयल चेंज करवाना है, कुछ करवाना है, तो आपको वो इतना लंबा वेट टाइम देते हैं। अगर आपको ऑयल चेंज करवाना है तो आपको गाड़ी वहाँ पे छोड़ के जाना नहीं चाहिए कि यार 2 दिन तक आपकी गाड़ी वहीं पे खड़ी रहेगी और आप अपना ऑयल चेंज का वेट कर रहे होगे, जो कि लिटरली 5 मिनट का काम है। अब आते हैं जिसमें मेरा सबसे ज्यादा दिमाग खराब है। आपको छोटे से एक क्लिप मैंने दिखाया था, का मैं इंतजार कर रहा था। 3 महीने से ऊपर वक्त हो गया है कि मुझे कहा गया है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। शीशा हमारा टूटा हुआ था, वो अभी तक रिप्लेस नहीं हुआ। ग्लास यहाँ पे एक कंपनी है, बड़ी नामवर कंपनी है, मुझे कहा था कि अक्टूबर के एंड में हो जाएगा, अक्टूबर के एंड में भी नहीं हुआ। फिर अभी ये नवंबर चल रहा है, आधे से ज्यादा नवंबर गुजर गया। आज जाके इन्होंने मुझे स्केड्यूल टाइम दिया था 8 बजे का सुबह का, आए ये लोग 9:30 बजे। मुझे आगे कहते हैं सॉरी सर, इसका तो साइज ही गलत है, हमारा तो साइज ही गलत है। अब मैं 3 महीने वेट कर चुका हूँ। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन ज्यादा ना दूं, लेकिन बावजूद इसके मैंने उनको बोला भाईजान मैं 3 महीने पहले ही वेट कर रहा था, अब मुझे और 3 महीने वेट करना